हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च में हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। क्या क्या आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले एक नज़र हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या है, डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होती है, इजी वे में हम इसको समझेंगे। हाइपोथेसिस परिकल्पना, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमारे सामने क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है, उसका ही हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब हम अपने माइंड में एक अस्थाई सॉल्यूशन सोच लेते हैं या टेंटेटिव सॉल्यूशन को हम अपने माइंड में रख लेते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकल जाए, वह तरीका ही जो हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकल सकता है, वह तरीका ही कहलाता है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। एक कल्पना, एक इमेजिनेशन किसी भी समस्या के उत्तर का कहलाता है हाइपोथेसिस। आई होप इस सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा हाइपोथेसिस का मीनिंग। अब मैं आपको हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस जो इंग्लिश वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताऊंगी। अब हम जानेंगे हाइपोथेसिस परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो हाइपोथेसिस होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ होता है संभावित यानी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावना है। थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन, यानी किसी समस्या के समाधान के लिए हम जो अपनी बात बोलते हैं, जो हमारा कथन होता है, उसे कहते हैं समस्या के समाधान का कथन यानी थीसिस। अब पूरा हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग हो गया, किसी समस्या के समाधान का संभावित कथन। किसी समस्या के समाधान का संभावित कथन क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाती है। यानी सारा क्या है, संभावना पर आधारित है पूरी की पूरी समस्या का समाधान। अब परिकल्पना हम क्यों करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे कि किस तरीके से हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो हम एक अस्थायी सॉल्यूशन दिमाग में रख लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें एक रास्ता मिल जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाइपोथेसिस को अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक परिकल्पना बनाई कि पुरस्कार देने से बच्चे की लर्निंग की प्रोसेस तेज होती है। पुरस्कार यानी रिवॉर्ड अगर हम किसी बच्चे को देंगे तो क्या होगा, उसकी लर्निंग की प्रोसेस क्या होगी, लर्निंग की प्रोसेस क्या होगी, तेज होती है। यह हमारी हाइपोथेसिस है। हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि हाँ होती है और हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं होती है, बस हमने एक परिकल्पना की है कि अगर हम किसी बच्चे को पुरस्कार देंगे कि तो उसकी लर्निंग की प्रोसेस तेज हो जाएगी। अब देखिए हाइपोथेसिस में क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल्स रिवॉर्ड है और एक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे लर्निंग है। तो हाइपोथेसिस में क्या होगा, हमेशा दो वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, संबंध होगा। यहाँ पे क्या है, रिवॉर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि लर्निंग क्या है, रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसी रिलेशनशिप है, क्या अंतर है। आई होप इतना समझ में आ गया हो कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक हाइपोथेसिस की थी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कितने प्रकार के होते हैं हाइपोथेसिस, इसको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
क्या होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? देखिए, अभी मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, एक के अकॉर्डिंग दूसरा क्या हो जाता है, चेंज होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी ऐसा ही होता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा कोशिश करता है, ट्राई करता है अपने रिलेशनशिप को प्रूफ करने का। कैसा रिलेशनशिप? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, इसको हमेशा प्रूफ करने की कोशिश करता है। यही होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए, बुकिश लैंग्वेज में देखिए, it states that there is a relationship between two variables. Independent variable affected to dependent variable. Researcher trying to approve it. Researcher हमेशा कोशिश करता है कि अपनी इस थ्योरी को, अपनी इस स्टेट्स को प्रूफ करे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम का जो साइन है हम उसको दिखाते हैं HA से। हाइपोथेसिस ए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। नल हाइपोथेसिस को H0 से दिखाते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है ना, कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जस्ट ऑपोजिट है। अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। जैसे रिवॉर्ड का असर क्या होगा, लर्निंग पर पड़ा। रिवॉर्ड अगर हम पुरस्कार किसी बच्चे को देंगे तो लर्निंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। लेकिन नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना क्या कहती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप को ये खारिज करता है। इनका एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, इसके नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रिवॉर्ड का लर्निंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नल हाइपोथेसिस कहता है अगर कोई किसी बच्चे में लर्निंग की प्रोसेस अगर तेज हुई है तो हो सकता है कि उसका इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है तो उसकी सेल्फ लर्निंग हो। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड का असर इस पर नहीं पड़ता है, ये खारिज करता है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को। आई होप आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर पड़ता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर सीधा असर पड़ता है और वह किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शनल यानी किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, या तो पर नेगेटिव डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा या तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। कौन सी? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका असर स्टूडेंट की स्टडी पर पड़ता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ये जो असर पर इसका जो प्रभाव दिखाई देगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, स्टडी में पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा। अगर इनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो इसका असर स्टडी पर पड़ सकता है। हो सकता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में पड़े। दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट्स का, वह स्टूडेंट के स्टडी पर असर करेगा, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा या तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक ऐसी परिकल्पना जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट तो दिखता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव होगा उसका डायरेक्शन या दिशा फिक्स नहीं होगी कि किस दिशा में पड़ेगा, ये फिक्स नहीं होगा।
जैसे हमने देखा था कि डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस थी उसमें एक फिक्स डायरेक्शन में था, भले पॉजिटिव डायरेक्शन में असर पड़ रहा होगा या तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में असर पड़ रहा होगा। लेकिन जो डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वह स्टूडेंट पर असर करेगा, ठीक है, स्टूडेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम कह नहीं सकते कि इसकी स्टडी पर पड़ेगा या इसके बिहेवियर पर पड़ेगा या हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, किस तरीके का असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कह नहीं सकते। इसलिए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। एजुकेशन पेपर 2 में डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल तथा नल हाइपोथेसिस ही आपको बतानी है, यही आपके सिलेबस में दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले गिव डायरेक्शन टू रिसर्च वर्क। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना किसी भी रिसर्च वर्क के लिए क्या करती है, हमको एक दिशा दिखा देती है कि किस दिशा में हमें वर्क करके हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। स्टॉप्स अननेसेसरी एफर्ट्स। पॉसिबल टू रिपीटेशन, पॉसिबल टू रिपीटेशन का मतलब है पुनरावृत्ति संभव होती है। कहने का मतलब है अगर हमने हाइपोथेसिस की है और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा सही नहीं निकल पा रहा है, हमारा हाइपोथेसिस के बाद भी हम दूसरे हाइपोथेसिस कर सकते हैं, तो इससे रिपीटेशन पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर दिया तो अब इसके बाद हम दोबारा कर ही नहीं सकते। एक बार हाइपोथेसिस करेंगे, अगर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम दूसरे हाइपोथेसिस कर सकते हैं। टारगेट फोकसेस, हमारे जो हाइपोथेसिस होती है हमारे टारगेट पे फोकस करती है, हमें जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है उसी डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। गिव डायरेक्शन टू डेटा कलेक्शन, अब हाइपोथेसिस करेंगे तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही हम डेटा का कलेक्शन भी करेंगे। कहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है उसके बारे में हम सोचेंगे, और ये किसके द्वारा संभव हो सकता है, हाइपोथेसिस के द्वारा ही संभव हो सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम हाइपोथेसिस करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कैसे, विभिन्न प्रकार के एविडेंस और डेटा के द्वारा हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। अगर हमारा हाइपोथेसिस सही है, हमारी परिकल्पना सही हो जाती है, तो हमारी थ्योरी डेवलप हो जाती है, हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। स्टैटिस्टिक्स में एरर का मतलब होता है त्रुटि, हिंदी में कहा जाता है त्रुटि। एरर क्या होता है, जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें जो डेटा होता है या रियल जो वैल्यू होती है डेटा की, वह और कंप्यूटेड जो वैल्यू होती है, हमारी वैल्यू होती है, जो डेटा से हम जो वैल्यू लेते हैं उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है वैल्यू में, और कंप्यूटेड या मेजरेबल जो वैल्यू होती है उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, उसे कहा जाता है एरर। एरर बहुत तरीके से आ सकती है, त्रुटि बहुत तरीके से आ सकती है। जब हम सैंपल लेते हैं तो हो सकता है हमारे डेटा हमने जो लिया है वह हमने सही तरीके से नहीं लिया हो सकता है हमारे जो टूल्स हैं वो हमने सही टूल्स यूज़ नहीं किए हो सकता है हमने पॉपुलेशन के साइज़, जब हम सैंपल का साइज़ लेते हैं उस टाइम हमने कोई मिस्टेक किया। बहुत तरीके से हमारी जो सैंपल में हम स्टैटिस्टिक्स में क्या हो सकती है, एरर आ सकती हैं। तो हम सिंपली समझते हैं कि एरर क्या होता है, कंप्यूटेड या मेजरेबल वैल्यू जो हमने कंप्यूट की है, जो हमने गणना की है खुद से, या और जो मेजर की है वो वैल्यू, और ट्रू वैल्यू जो पहले से जो रियल वैल्यू है उस वैल्यू में और हमारे ली गई वैल्यू के बीच में जब डिफरेंस आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है एरर या त्रुटि कहा जाता है। यहाँ पे हम दो प्रकार की त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू।
जब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, सही होता है। क्या कहता है नल हाइपोथेसिस, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कहता है जब नल हाइपोथेसिस सही होता है वो थ्योरी प्रूफ हो जाती है कि हाँ नल हाइपोथेसिस सही है, बट रिसर्चर क्या करता है, इसे रिजेक्ट कर देता है, इसे सही नहीं ठहराता है, तो टाइप 1 एरर आ जाता है। टाइप 2 एरर कब आता है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, जब नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है, नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है और रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर देता है, तो इसे तब आती है टाइप 2 एरर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। टाइप 1 एरर में हाइपोथेसिस राइट होती, ट्रू होती है, इसको लेकिन ट्रू होने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप 2 एरर में क्या होती है, हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, लेकिन इसे क्या कर, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है लेकिन इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, इसलिए टाइप 2 एरर उत्पन्न होता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म आप और समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टाइप 1 एरर के बढ़ने के साथ साथ टाइप 1 एरर जब इंक्रीज होगा तो टाइप 2 एरर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही टाइप 1 एरर बढ़ेगा तो टाइप 2 एरर डिक्रीज होगा। और टाइप 2 एरर में जब टाइप 2 एरर इंक्रीज होगा तो टाइप 1 एरर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस टर्म को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 एरर अगर इंक्रीज होगा तो टाइप 2 एरर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और टाइप 2 एरर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो टाइप 1 एरर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डिटेल से कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।